सभी पार्टी जो है समाज के पिछड़े वर्गों की बात करती है। ये सारे आइडियाज आए कहाँ से, विचार आए कहाँ से? ये सारे विचार भीमराव अंबेडकर के हैं। तो मानवता के कल्याण के लिए भीमराव अंबेडकर ने यही कहा कि देखिए, जब तक हम मानव समाज को इस प्रकार का निर्माण नहीं करेंगे, सभी बराबर होंगे, तब तक हम जो है कि अपने विश्व को भी आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो जितने बड़े बड़े महाविचारक या राजनीतिज्ञ लोग होते थे, उनके अंदर मतभेद हो सकते थे, लेकिन मतभेद का मतलब ये नहीं था कि वो किसी जाके अंत में किसी न किसी परिणाम पर पहुंच पाए जो कि दोनों जो है बराबरी तौर पर लागू कर सकें। नमस्कार दोस्तों। एक प्रसिद्ध कहावत है कि इंसान तो मर सकता है लेकिन उसके विचार जिंदा रहते हैं। इसी में आगे बढ़ाते हुए भारत के महान विचारक और महान समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर विचारों को भी जिंदा रहना है तो उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। जैसे एक पौधे को जिंदा रहने के लिए लगातार उसको पानी देने की आवश्यकता है। आज हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के उन विचारों को जानेंगे, उनके समाज सुधार के कार्यों को जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजन आईएएस के स्टीम फैकल्टी और रिटायर आईएएस ऑफिसर कृष्ण मोहन सर। वेलकम सर। नमस्कार सर, डॉक्टर अंबेडकर तो आज सब लोग जानते हैं उनके बारे में, पब्लिक लाइफ में उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में उनके क्या योगदान रहे हैं इसके बारे में लोग कम जानते हैं। सर, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। इंद्रजीत, किसी भी आंदोलन को सफल होने के लिए आवश्यक है कि उस आंदोलन में सभी की भागीदारी हो। तो इसलिए डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म दोनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो भीमराव अम्बेडकर जो थे, उनकी बहुत गहरी पैठ थी सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी, राजनीतिक मुद्दों पर भी, धार्मिक मुद्दों के ऊपर भी और वैधिक मुद्दों के ऊपर भी। तो यही कारण है कि उन्होंने उचित समझा कि सभी वर्गों को, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे ऊपर के लोग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सभी को उन्होंने साथ लेकर चलने के बाद आंदोलन की सफलता तभी हो सकती है। उन्होंने पहले भली भांति समझ लिया था और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम जातिवाद रखेंगे तो किसी हालत में भी आंदोलन सफल नहीं होगा। हमको जातिवाद को भुलाकर सभी लोगों को साथ लेकर चलना है, तभी हम जो है आंदोलन को सफल कर पाएंगे। और यही उनके विचारों का हमें दिखाई पड़ता है जब बाद में जब हमें स्वतंत्रता मिल गई तो उन्होंने जो भारतीय संविधान की संरचना करी, जो उसके मुख्य रूप से वास्तुकार वही थे, उसके अंदर भी उन्होंने अपनी जो जानकारी थी, उनकी जो महत्ता थी सभी वर्गों की, सभी को उसमें डाला, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे वो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हों। तो ये पता चलता है कि उन्होंने शुरू से ही ये समझ लिया था कि आंदोलन सफल तभी होगा जब सबको साथ लेकर चलेंगे। महिलाओं को भी उतना उन्होंने योगदान दिया। तो ये सभी दिखाता है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और सेक्युलरिज्म के मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर ही चलकर उन्होंने स्वतंत्रता हम लोग को दिलवाई। गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों ही हमारे बहुत बड़े मजबूत स्तंभ थे जिन्होंने हमको स्वतंत्रता दिलवाई। अच्छा सर, आपने अच्छे से बताया। तो जो गांधी जी का आपने नाम लिया, और हम देखते हैं कि जब भी अंबेडकर और गांधी जी का साथ में नाम लिया जाता है तो एक द ग्रेट डिबेट की बात आती है, जिसमें गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में काफ़ी पत्राचार हुए और उस पत्राचार में एक दूसरे के विचारों का खंडन मंडन हुआ और उसी में पूना पैक्ट का नाम उभर के सामने आता है। सर, ये पूना पैक्ट क्या था और ये डिबेट क्या था? इंद्रजीत, उस समय की बात है तो जितने बड़े बड़े महाविचारक या राजनीतिज्ञ लोग होते थे, उनके अंदर मतभेद हो सकते थे, लेकिन मतभेद का मतलब ये नहीं था कि वो किसी जाके अंत में किसी न किसी परिणाम पर पहुंच पाए जो कि दोनों जो है बराबरी तौर पर लागू कर सकें। तो दोनों में मतभेद थे, लेकिन अंत में पूना पैक्ट में जाकर उनका आपस में सामंजस्य हुआ। तो वैचारिक भिन्नता ये थी कि गांधी जी चाहते थे कि हम जो है सोशल रिफॉर्म से हम जो है सामाजिक स्थिति को ठीक करें, और इलेक्शंस के अंदर भी जो है वो नहीं चाहते थे कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी हो। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी का ये मानना था कि जब तक हम एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी अल्पसंख्यकों के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नहीं रखेंगे, तब तक उनको जो है उन महत्वपूर्ण स्थानों में पहुंचने की सुगमता नहीं होगी, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ था समय के साथ। तो अन्याय से उनको निकालने के लिए ज़रूरी है कि उनको जो है एक सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाए।
तो अंत में जाके इन मतभेदों का आपस में उन्होंने परिपक्वता से पालन किया और कोई ना कोई बीच का रास्ता उन्होंने निकाला, जो कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अंततः गत्वा आप जानते हैं जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी, आरक्षण की नीति, न सिर्फ सरकारी रिक्रूटमेंट्स में, चयन में, बल्कि इसके अलावा इलेक्शन में भी जो है ये जो है आपका इलेक्शन के अंदर भी रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बनाई गई। सर एक चीज़ और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जो महान विचारक ये हुए दोनों कितना अच्छे से वाद संवाद के माध्यम से अपने मतभेदों को दूर करते थे। इससे भी मुझे लगता है हम लोग को सीखना चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं इंद्रजीत, क्योंकि आजकल के समय में जैसा कि विषम वातावरण चल रहा है, लोगों को दूसरे के प्रति जो है एक टॉलरेंस नहीं है, जिसको आपस में सहनशीलता की कमी हो गई है। तो वो समय दूसरा था। उस समय इवन वैचारिक भिन्नता होने के बावजूद भी, अलग अलग राजनीतिक दलों के बावजूद भी, उनके अंदर जो थी एक क्षमता थी कि वो एक दूसरे को सहन कर सके। और यही कारण है कि उस समय के महापुरुष जो थे बहुत ही ऊंचे व्यक्ति थे, जिनके अंदर ये छोटी छोटी बातें जो थी, मतभेद जो थी, किसी तरह से उनके अंदर कोई पृथकता का भाव नहीं लाती थी और वो सब जुड़े रहते थे। उनका मकसद एक ही था कि भारत को स्वतंत्र बनाना और भारत को एक विकसित देश बनाना। बिल्कुल सर। सर जब डॉक्टर अम्बेडकर ने काफ़ी कुछ विस्तार से लिखा है और उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर भी माना जाता है अपने काल का, तो उनका जब एनालिसिस ऑफ कास्ट सिस्टम या फिर वेटिंग फॉर ए वीजा, उनका जो ऑटोबायोग्राफी जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो इंडियन सोशल ऑर्डर का काफ़ी आलोचना करते हैं। तो वो जो आलोचना है सर, तो आलोचनात्मक दर्शन जो क्रिटिकल फिलॉसफी में, उनका क्या योगदान है? तो इंद्रजीत, आलोचना जो है हमेशा कुछ न कुछ नया उत्पन्न करती है और यही चीज़ बेसिक सिद्धांत है क्रिएटिविटी का, ये इनोवेशन का। जब हम कोई चीज़ की आलोचना करते हैं तो हमारे मन में आता है कि शायद इससे बेहतर कोई चीज़ हो सकती है। तो यही चीज़ भीमराव अम्बेडकर जी के अंदर भी थी कि उन्होंने जो मूल्य थे, जो उस समय के समाज के मूल्य थे, उन्होंने उसको चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि इससे बेहतर हम एक सामाजिक व्यवस्था ला सकते हैं। और उन्होंने महसूस किया कि अगर हम सबकी भागीदारी लानी है तो हमको हर एक को अधिकार देने होंगे और जिन लोगों को समाज में उत्पीड़ित किया गया था, जिनके साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ है, असमानता हुई है, अस्पृश्यता हुई है, इन सभी को हमें दूर करना होगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ नहीं है, ये बहुत ही गलत वैल्यूज़ हैं, बल्कि इनको तो मैं वैल्यूज़ कहता ही नहीं, इनको मैं वाइस कहता हूँ। तो यही कारण है कि उन्होंने उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिखे, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, उसके अंदर ये बात उभर कर आई थी और वो क्रिटिकली एग्जामिन करते थे। तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने से, आलोचनात्मक पक्ष होने से कुछ न कुछ अच्छा निकल कर आता। और यही आप देखेंगे हमारा संविधान जो है वो विश्व के अंदर एक बहुत ही अच्छा संविधान है, जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है और इसके अंदर सारी वो चीज़ें हैं जो कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने उठाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली, लेकिन उसका भारतीय स्थिति में किस प्रकार से जो है हम उसको लागू करेंगे, उसके लिए उन्होंने कुछ विशेष परिस्थितियां जो भारत में ही लागू हैं, उनका भी उसने ध्यान रखा गया। सर कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, तो ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, जो संविधान सभा जिसको हम लोग कहते हैं, और संविधान सभा का जो सबसे प्रमुख समिति थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे और संविधान सभा में पूरा अच्छे से डिबेट हो के वो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर को ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? इंद्रजीत, अम्बेडकर जी बहुत चीज़ों में उनकी गहरी पैठ थी और वो इसीलिए उनको पहला लॉ मिनिस्टर भी बनाया गया था जी। और विधि के मामले में, लीगल इश्यूज़ में, पॉलिटिकल इश्यूज़ में, राजनीतिक मामलों में, सामाजिक मामलों में उन्होंने समाज का बड़ा गहन अध्ययन किया था और यही कारण है कि उनको जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना सारी जितनी भी उनका ज्ञान था उसका पूरा निचोड़ जो है उन्होंने हमारे संविधान में डाल दिया था। और उन्होंने, चूँकि उनकी इतनी ज़्यादा पैठ थी, उनकी इतनी ज़्यादा ज्ञान था, तो उन्होंने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा, महिलाओं का ध्यान रखा और उसमें कुछ विशेष चीज़ों का उन्होंने ख़ास तौर पर ध्यान रखा कि हमारे नागरिकों के क्या फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं और क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे। इस प्रकार से उन्होंने
इतनी विस्तार से चर्चा करी है ताकि कोई भी मसला ऐसा न हो जो हमारे समाज से या राजनीति से संबंधित हो, वो उसमें हमारे संविधान में ना हो। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान एक अनूठा संविधान है और इसका श्रेय जो है मूल रूप से जो है भीमराव अंबेडकर को जाता है, क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों की तपस्या को उन्होंने जो है संविधान में अपना उतार दिया था। बिल्कुल सर। और सर मज़ेदार बात तो ये है कि कुछ उस समय के जो बड़े ज्यूरिस्ट हुए या न्यायविद हुए, वो उनका मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा नहीं ज़्यादा दिन, क्योंकि भारत में इतना डाइवर्सिटी है। और देखिए सर, तृतीय विश्व के मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इकलौता भारत ही वो बड़ा देश है जहाँ पे वो संविधान आज भी जी बचा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा इंद्रजीत, बिल्कुल यही बात है। और सर जितने भी हम लोग जो भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि उनका जो विचार है, उनका जो भी आगे समाज सुधार है, उनका पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस का बड़ा प्रभाव है। तो डॉक्टर अंबेडकर के विचार उनके पर्सनालिटी पे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस कैसे प्रभावित किया? ये बिल्कुल सही आपने कहा इंद्रजीत। किसी भी मानव को जो चीज़ें प्रभावित करती हैं वो मुख्य रूप से 3 होती हैं। एक तो परिवार यानी फैमिली, दूसरा होता है समाज और तीसरा होता है शिक्षक संस्थान। तो भीमराव अंबेडकर जी का ये मानना था कि शिक्षा जो है वो बहुत आवश्यक है अगर हमको ऊंचा उठना है। तो समाज के सभी अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने शिक्षा के लिए खास तौर पर जोर दिया। तो जिस वो परिवार से आते हैं उस परिवार के ऊपर बहुत अत्याचार हुए, अन्याय हुए, उनको सामाजिक सुविधाओं से वंचित रखा गया, सामाजिक स्थानों पर उनको जाने नहीं दिया गया। तो उन्होंने इस बात के बारे में उनको बहुत पीड़ा थी कि क्यों हमारे देश में सभी तो मानव बराबर ही हैं, एक समान है, तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और इसीलिए ये चीज़ घटनाएं जो समाज ने उनके साथ किया, उससे उनके मन के अंदर एक बल आता गया कि उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे इनसे लड़ना है और मुझे जब भी कभी ऐसा मौका मिलेगा तो जो मेरे साथ या मेरे समाज के साथ या पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जातियों के साथ जो भी हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, उसके हमलों को खिलाफ लड़कर एक ऐसी हमें संरचना करनी है समाज की जिसमें सभी लोग बराबर हों। तो परिवार में रहते हुए जहाँ पर बहुत ही कमज़ोर श्रेणी के परिवार में वो थे, जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण परिवार नहीं माना जाता था और नीचे के वर्ग से थे, तो उन्होंने इसमें इन रोज़मर्रा की जो अराजकता, अस्पृश्यता, असमानता से उन्होंने को जिया है। तो जब उन्होंने इसको जिया है तो एक तो ये व्यक्ति हो सकता है जो कि दब के रह जाए और उसके आगे कुछ ना करे, लेकिन उनके अंदर एक साहस था और वो साहस निकल कर आया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ न अपना बल्कि समाज के सभी उत्पीड़ित वर्गों का जो है प्रतिनिधित्व करते हुए, और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि कास्ट बेस्ड यानी कि समाज के अंदर जाति भेद के आधार पर मैं आंदोलन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि सफल तभी होगा जब सभी जातियों को साथ लेके चलें। तो सभी जातियों को साथ लेके चलना इसलिए आवश्यक है ताकि लोग समझ आए कि उनका भी हिस्सा जो है इसके अंदर रहा है। इसीलिए उन्होंने संविधान के अंदर इसका विशेष तौर पर जिक्र किया और मूल रूप से ये उनका जो बचपन था, जिस प्रकार का उन्होंने जिया था, उस बचपन के कारण उनके अंदर ये भावना आई कि हमारे लिए आवश्यक है सभी को उत्थान करना। बिल्कुल सर। सर आपने बिल्कुल विस्तार में बताया। और ऐसे जब डॉक्टर अंबेडकर का जब भी हम लोग मीडिया में नाम सुनते हैं या फिर ऐसे भी जब लोगों से बात करते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी लोग उनको दलित राइट्स चैम्पियन कहते हैं। लेकिन जब उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं या फिर आज जितने आंदोलन होते हैं जो वंचित तबका है, वनरेबल सेक्शंस का, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का फ़ोटो सामने लेके आते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो या आदिवासी वर्ग हो। तो सर दलित राइट्स के लिए तो उन्होंने काम किया जो हमें पता है, लेकिन ऐसा क्या है उनके विचार में जो सभी जो दबे कुचले वर्ग हैं वो डॉक्टर अंबेडकर को अपने राइट्स का चैंपियन मानते हैं? तो इंद्रजीत, समाज के जितने वर्ग होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ समाज में एक समय ऐसा था और कुछ हद तक अभी भी ये चल रहा है जिसको पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, और जिसके सोसाइटी के अंदर एक तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यानी पुरुषों का महत्व है, महिलाओं को जो है दबा के रखा गया। तो उनका ये मानना था कि महिला को भी उसी प्रकार से दबाया जा रहा है जिस प्रकार से समाज के दूसरे वर्ग के लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। तो उन्होंने बीड़ा उठाया
कि मैं जो संविधान जब बनेगा तो मैं उसके अंदर इन सभी को आवश्यक स्थान दूंगा। और यही चीज़ उन्होंने अपने आंदोलनों में भी कही। जब वो स्वतंत्रता मिलने से पहले जो आंदोलन थे उसमें उन्होंने इस बात की पूरी तरह से जोरदार रूप से वकालत करी कि समाज के वर्गों में जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं उनको भी अधिकार मिले। इसी कारण से महिलाओं की शादी, महिलाओं की तलाक, महिलाओं की प्रॉपर्टी, सभी में उन्होंने कहा कि महिलाओं को वही अधिकार मिलना चाहिए जो कि पुरुषों को मिलना चाहिए। इसीलिए समाज के सभी वर्ग जो है जब कभी नाम लेते हैं तो भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं। सर, और महिला के संदर्भ में मुझे याद आता है उनका सबसे फेमस कथन जो हर जगह कोट किया जाता है कि किसी समाज के उत्थान का पता तभी लगेगा जब उसकी महिला की क्या स्थिति है, उसी से पता चलता है कि समाज कितना ऊपर या कितना नीचे है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा इंद्रजीत। समाज के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं, महिला और पुरुष दोनों ही। और स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था कि अगर महिला को हम लोग जो है प्रधानता नहीं देंगे समाज के अंदर तो वो एक चिड़िया की जैसी स्थिति हो जाएगी जिसके 2 पंख में के बजाय 1 पंख है और वो 1 पंख के बिना पर उड़ नहीं सकेगी, वो गिर जाएगी। तो समाज के लिए आवश्यक है कि महिला को वही प्रधानता दी जाए जो पुरुष को दी जा रही है। सर, आपने बड़ा डिटेल में बताया और मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि आधुनिक भारत में सबसे आधुनिक पुरुष अगर कोई रहे हैं तो डॉक्टर अंबेडकर रहे हैं। तो उनके जो विचार हैं, उनके जो समाज सुधार के जो कार्य रहे हैं, तो आज का जनरेशन उसको कैसे सीख सकता है उससे? तो इंद्रजीत, इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि उनकी जो टीचिंग्स हैं वो उनके जीवन तक ही समाप्त नहीं हो जाती हैं और उनकी रेलेवेंस आज के समय में भी प्राथमिकता है। वो चाहे वो सभी को बराबर रूप से देखना, सभी को प्रधानता देना, सभी को महत्ता देना, समाज के सभी वर्गों के, और साथ में जिस प्रकार का विश्व हमारा बनता जा रहा है, अराजकता है, लड़ाई झगड़े और जिस प्रकार से देशों के बीच में हो रहा है, तो उस हालत में हमको ये देखना आवश्यक है कि मानवता के कल्याण के लिए वो क्या आवश्यक चीज़ है। तो मानवता के कल्याण के लिए भीमराव अंबेडकर ने यही कहा कि देखिए, जब तक हम मानव समाज को इस प्रकार का निर्माण नहीं करेंगे, सभी बराबर होंगे, तब तक हम जो है कि अपने विश्व को भी आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो इसी कारण से है कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का पेपर जो है सिविल सर्वेंट्स के लिए है, उसके अंदर भी भीमराव अंबेडकर का बहुत ही महत्व है। और उनकी टीचिंग जो है वो, क्योंकि वो एक बहुत बड़े जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट भी थे। अच्छा। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत कुछ काम किया है। तो ये सारी चीज़ें, जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, इसके अलावा समाज सुधारक थे, थिंकर थे, पॉलिटिशियन थे, एडवाइज़र थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी भीमराव अंबेडकर के अंदर थी। तो मेरा अपना ये समझना है कि चूँकि उन्होंने समाज के सभी वर्गों को पूरी तरह से छुआ है, किसी को भी अछूता नहीं छोड़ा है, तो उनकी रेलेवेंस आज भी बनी रहेगी और आगे भी रहेगी, क्योंकि समाज तो चलना ही है। और समाज के अंदर जो जो बातें उन्होंने वर्च्यूज़ और वैल्यूज़ की बताई हैं, एथिक्स की बताई हैं, उनका महत्व तो आगे भी रहेगा। तो आजकल का जो युवा है या सिविल सर्वेंट है, उसको भीमराव अंबेडकर की तरह से हमें विचार करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे कि सिविल सर्वेंट के सामने तरह तरह की परेशानियाँ, कठिनाइयाँ और एथिकल डायलेमाज आते हैं, तो उसका काम होता है कि निष्पक्ष रूप से सारा फैसला करना। तो उसके लिए समाज के लिए एक गरीब व्यक्ति भी और अमीर व्यक्ति भी, महिला हो या पुरुष हो, सभी बराबर रूप से होने चाहिए। और यही तो पाठ पढ़ा है, सबसे बड़ा पाठ भीमराव अंबेडकर ने यही तो कहा कि समाज में सभी बराबर हैं और किसी भी कास्ट को महत्ता नहीं देनी चाहिए, वरीयता नहीं देनी चाहिए। तो ये जो हम है, सबसे महत्व चीज़ उनकी जो पढ़ाई में या टीचिंग्स में आप कह सकते हैं, वो ये है कि समाज के सभी वर्गों को बराबर रखना, महिलाओं को प्रधानता देना। शिक्षा पर उनका बहुत बड़ा जो योगदान था। उन्होंने कहा कुछ भी, अगर चाहे अपने साइंटिफिक टेम्पर लाना हो या आपने कुछ भी समाज में परिवर्तन लाना हो, तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आज बहुत रेलेवेंट हैं। आज आप देखते हैं कि शिक्षा जो है, महिला को शिक्षा देना या दूसरे वर्गों को भी शिक्षा देना, शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कहें तो एक समझ लीजिए कि भीमराव अंबेडकर ने सभी चीज़ों को मिलाकर एक ऐसा सम्मिश्रण तैयार किया जो कि हमारे भविष्य के समाज को उत्थान की ओर ले जाएगा। बिल्कुल सर, एक चीज़ मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ कि भीमराव अंबेडकर ने जो भी मार्ग अपनाए, तो गांधी जी की तरह वो भी अहिंसात्मक मार्ग ही अपनाए, हमेशा उसका समर्थन किया।
और उनको संविधान कानून पे कितना विश्वास था कि उसी मार्ग की तरफ आगे बढ़े वो। बिल्कुल सही आपने कहा इंद्रजीत। उनका भी मार्ग जो था वो अहिंसात्मक था और गांधी जी के ही पद चिन्हों पर आधारित था। और चूंकि उनकी बहुत प्रकांड पंडित थे वो विधि के, तो इस कारण से उन्होंने एक असाधारण संविधान की संरचना करी। और उस संविधान की संरचना करी जिसको किस हर तरह से सामाजिक और राजनीतिक, बौद्धिक, धार्मिक पहलुओं का पूरी तरह से उस विचार करके उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो कि आज भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आज आप देखिए, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं, बिल्कुल सर, सभी बिल्कुल। पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करती हैं, सभी पार्टीज जो है समाज के पिछड़े वर्गों की बात करती हैं। ये सारे आइडियाज़ आए कहाँ से, विचार आए कहाँ से? ये सारे विचार भीमराव अंबेडकर के हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो हमारे लीडर रहे हैं, एक बहुत बड़े नायक रहे हैं हमारे देश के, और जिन्होंने हमारे देश को इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। थैंक यू सर, आपने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इतना विस्तार से बताया। हमें भी बहुत कुछ जानने को आज मिला है और आशा है कि छात्रों को भी काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सर। धन्यवाद इंद्रजीत। आशा है कि डॉक्टर अंबेडकर पे ये जो सर के जो विचार हैं, सर के जो संवाद हैं, आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले संवाद कार्यक्रम में। थैंक यू।